Edge Talks. Unfiltered. Unstoppable. I started my internship right from the very first semester of law. क्योंकि मैं एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ. हमारा सब कुछ वहाँ पे ना मराठी लैंग्वेज में होता है. तो आपने मराठी सीखी? हम बोलते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख. आपको पता है हमारे देश में रेप के केसेस या कितने सिग्निफिकेंट क्राइम्स होते हैं. आप एक बार कभी भी डिजिटल अरेस्ट का केस आप खुद अगर फेस कर रहे हैं, आप बैठ के एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या कोई पर्सन इतना खाली होगा, भले वो आपको बैंक रिप्रेजेंटेटिव करके बोले, पुलिस रिप्रेजेंटेटिव करके बोले, या किसी भी कंपनी से भी बोलें कि आपकी लॉटरी लगी है, अगर मार्केट में जो चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं तो उन चीज़ों का इस्तेमाल होगा ही. हमारे स्कूल में जैसे 9th एंड 10th में हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं बच्चों को, क्योंकि और ये ही एज होती है जब पूरी दुनिया का आपको नया नया एक्सपोजर अलग अलग चीज़ों के बारे में मिलता है. हम लोग इंडिया में दो गलती करते हैं. एक, या तो हम प्रूफ रखते नहीं हैं, और दूसरी बात है कि हम प्रॉब्लम अवॉइड करेंगे. जैसे ही आपको लग रहा है कि कुछ स्कैम है, कोई आपको पेटीएम बोल रहा है, कोई नंबर बोल रहा है, व्हाटएवर इट इज, रिकॉर्ड दैट कॉल. डाइवोर्स केसेस आज के ज़माने में मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा हमारी जनरेशन में इसलिए हैं क्योंकि लड़कियों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, और ये मैं एक लड़की होते हुए बोल रही हूँ. अब ये जनरेशन ऐसी हो गई है कि हाँ, मुझे काम करना है, मुझे काम करने दोगे, मुझे छोटे कपड़े पहनना है, मुझे छोटे कपड़े पहने दोगे, मुझे लड़कों से बात करना है, मुझे लड़कों से बात. इसमें कुछ खराबी नहीं है. आज की तारीख में मैक्सिमम जो डिवोर्स केसेस फाइल हो रहे हैं वो वाइफ ही करती है. जैसे वो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. जब पहला दिन मैं डिबेटिंग सोसाइटी गई थी, मुझे पता नहीं था कि बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, हाउ टू होल्ड अ माइक. आप ही का बनाया हुआ हीरो है, आप ही का बनाया हीरोइन है, आप ही की डायरेक्टेड मूवी है, सब कुछ है, तो फिर आपकी ऑडियंस भी आप खुद ही रहोगे. तो मुझे सिर्फ जीतना पसंद नहीं है, मेरे को जीत के चिल्लाना पसंद है. लाइक Hello everyone, this is Ananya Malhotra. Welcome to another episode of Edge Talks. Today we have a guest whose story is all about passion and breaking stereotypes. She is a lawyer by profession and a creative by passion, inspiring many to follow their dreams. From courtroom to content creation, her story is truly inspiring. Please welcome Anisha Soni. थैंक यू सो मच, दैट्स अ लवली इंट्रोडक्शन. अनीशा, सबसे पहले आज यहाँ आते हुए आपका मूड कैसा था? I was honestly very excited, and to be very honest with you, this is my first official interview after 5 years, and the last I did was during my Miss Universe India 2020 Top 5, and absolutely thrilled to have this conversation. अगर हम आपके बचपन का फ्लैशबैक लें तो आपका छोटा वर्जन कैसा था? स्टूडियस, क्रिएटिव या नॉटी? I think I was a very naughty kid. And academically, I was bright, that's for sure. But I think I was more on the fun loving and adventurous side even during childhood. मेरी मम्मी को हर बार कंप्लेंट्स आती थी फ्रॉम स्कूल कि अनीशा ने आज बास्केटबॉल खेलते हुए इसको मार दिया, या मैं खुद इंजर होती थी. सो आई थिंक दैट्स हु आई वाज एज अ किड. तो आप स्कूल के टाइम पे ज्यादा पढ़ाकू टाइप्स थे या फिर वो बैक बेंचर्स वाले मस्त? I was a backbencher through and through, and a happy one. तो अगर आपकी बात करें तो आपने लाइक स्टार्टिंग में बचपन में ही सोच लिया था कि हाँ मुझे एक प्रोफेशनल कोर्स करना है, या फिर कि चल देखा जाएगा आगे क्या करना है? So honestly, my father was a pilot turned businessman, and my mom is an architect, and they're both still practicing their professions. मेरे घर में एक बहुत ज़्यादा जो था कि करियर बनाना है, किस चीज़ में बनाना है, academics, film making, it could have been anything, but it was sure that she has to have a very good career. I think as a kid, I wanted to do something creatively. I wasn't sure what. And as I grew up, then that proclivity towards law happened. And that's a long story. But I think बचपन से यही था कि career woman बनना है. She has to be an empowered child of the family. And that was what it was as a kid. तो आपके होम टाउन ने आपकी पर्सनालिटी पर क्या अफेक्ट डाला और उसका रिफ्लेक्शन आज भी है? 100% है. So I come from Nagpur, which is popularly known as the tiger capital of India, and also we are famous for our oranges. So I think
coming from a tier 2 city, it gave me a lot of sense of belongingness, as we say. मैं आज भी जब नागपुर जाती हूँ या जब भी मेरे कुछ important achievements हुए नागपुर में, the entire city came together as a community to empower and elevate me. So I think during my growing up years मैंने नागपुर से दो चीज़ें जो सीखी हैं which I miss in Delhi or in any tier 1 city, इसकी एक sense of belongingness है. पता नहीं होगा किसको क्या हो गया है, क्या लग गई है, but everybody will gather to come and help you beyond their means. That is number 1. And number 2 is we in Nagpur were very proud of the fact that we were very sustainable in everything. Very true. So I think those are qualities that Nagpur taught me and I still carry them with myself. तो जब आपने करियर का फर्स्ट स्टेप लिया तो आपकी जर्नी कैसी थी? कुछ इंटरेस्टिंग या फिर स्ट्रगल से भरी? No. Yes and no, actually. So I feel struggle is there in every industry. When I started as a lawyer, I started my internship right from the very first semester of law. क्योंकि मैं एक first generation lawyer हूँ. So while interning, there was so much to learn that it was a struggle in itself. And because I started from the Bombay High Court, हमारा सब कुछ वहाँ पे ना मराठी लैंग्वेज में होता है और मराठी मुझे आती नहीं थी. So that language barrier became a struggle for me. But I was very fortunate to have encouraging seniors, be it judges or senior lawyers or people in my own law firm, colleagues. So they all helped me become the person I am today. तो आपने मराठी सीखी? मराठी मैं समझ जाती हूँ. I can decipher मराठी. मैं बोल नहीं पाती हूँ. I can read and I can understand, but I can't speak much. Like मैं अपना नाम बोल सकती हूँ शायद मराठी में, जो भी शायद गलत हो, कि माझा नाव अनीशा सोनी आहे. That much I can. मुझे भी इतनी नहीं आती, बट हाँ कहीं कहीं तक ठीक है. मैंने भी सुनी है बॉम्बे में. तो आपको तो सबसे ज्यादा पता होगा कि लॉयर लाइफ की हिडन रियलिटी क्या है जो लोग नहीं जानते. हाँ है. लॉयर लाइफ की हिडन रियलिटी ये है कि लोगों को लगता है कि हमें सारा कुछ आता है, लाइक वी नो एवरीथिंग एंड हम सिर्फ कोर्ट जाते हैं एंड दैट्स अबाउट आवर लाइफ. बट हमारी जिंदगी एक्चुअल हार्डवर्क शुरू होती है जब हम कोर्ट से घर आते हैं. क्योंकि कोर्ट का आपका अपीयरेंस ज़्यादा से ज़्यादा होगा 1 hour 2 hour, राइट, एट मैक्स. बट जब व्हेन वी कम बैक टू ऑफिस, दैट इज व्हेन द रियल वर्क स्टार्ट्स. एंड फॉर एनी केस one can't be prepared in a day or in a week for any case for that matter. लोगों को एक ये बहुत लगता है कि senior counsels इतने old क्यों होते हैं, right? Senior counsels are what 50, 45 plus people and so for the judges in our country. And that is because आप एक अच्छे lawyer 1, 2, 10 किताब पढ़ के या एक international law LLM करके आप वापस आओ और आप कोई इंटेलेक्चुअल लॉयर नहीं बन जाते हो. तो जो एक्चुअल काम चालू होता है ना, दैट इज एन एवरीडे वर्क दैट यू डू इन योर ऑफिस अंडर दैट वन लैम्प एंड यू आर स्टडिंग एंड रिसर्चिंग एंड इट इज years and layers of knowledge that builds over time. And I think that is the one thing जो लोगों को समझ नहीं आती. लोग बोलते हैं इतनी क्या फीस है, एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो ड्राफ्ट करना है. नहीं जी, वो एक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करने के पीछे कितने क्लॉज लगाने हैं, कहाँ क्या एक लूप होल आ सकता है. टू अंडरस्टैंड एंड टू क्यूरेट डेवलप दैट काइंड ऑफ अ लीगल माइंड, यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम. ये जो स्ट्रीम है आर्बिट्रेशन, हाँ, तो इसको सिंपल टर्म में कैसे यूज करते हैं, कॉमन लोग इसको कैसे समझें? ओके. तो आर्बिट्रेशन क्या है? बेसिकली इट इज एन आउट ऑफ कोर्ट हियरिंग ऑफ अ केस. सिंपली जैसे हमारे जजेस होते हैं, आर्बिट्रेशन में एक कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर एक कोर्ट होता है जो कि मेरा ऑफिस हो सकता है. एक DIAC करके एक हमारे दिल्ली में ब्रांच है जहाँ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होता है. ऐसी कोई भी जगह पे हो सकता है जो हाई कोर्ट के बाहर है. एंड आर्बिट्रेशन क्या है? इट इज़ एन आउट ऑफ कोर्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन.
जैसे कि एक जज साहब के सामने दो लोग आके अपना केस आर्ग्यू करते हैं, सिमिलर फॉर्मेट में आर्बिट्रेशन में भी दो लोग आके अपना केस एक आर्बिट्रेटर के सामने आर्ग्यू करते हैं। इसके दो बेनिफिट्स हैं आर्बिट्रेशन के। एक, जो हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा बैकलॉग है केसेस का, हम बोलते हैं तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख, आर्बिट्रेशन कैन हेल्प दैट इन अ वेरी गुड वे, राइट? कि हम ऐसे लोगों को, आर्बिट्रेटर यानी एक जज होता है वो जो हाई कोर्ट से अपॉइंटेड होता है, तो हम ऐसे जजेस कॉम्पिटेंट लोगों को अपॉइंट करते हैं जो आर्बिट्रेटर बन के काम करते हैं। इससे हमारी जो बैकलॉग है वो काफ़ी कम हो जाएगा। If this practice is taken on a longer scale, arbitration is very new in the world. It is a 2-3 decades old law, right? तो अब जैसे जैसे ये प्रैक्टिस पिकअप हो रही है, लोगों को पता चल रहा है, कंपनीज को पता चल रहा है, दे वांट टू डू इट। नंबर 2, आर्बिट्रेशन का बेनिफिट ये है कि आर्बिट्रेशन इज अ वेरी टाइम सेविंग सिस्टम। जैसे कि अगर आप सिविल केस फाइल करते हो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का भी, वही सेम अगर आप आर्बिट्रेशन में जाते हो इंस्टेड ऑफ अ सिविल डिस्प्यूट, आर्बिट्रेशन में एक टाइमलाइन फिक्स करी हुई है, आप तारीख पे तारीख नहीं कर सकते। 12 months प्लस 6 months मैक्स, उतने टाइमलाइन में अपने केस का जजमेंट देना है। सो व्हाट हैपेंस इज, लोगों को पता है कि भाई 3 साल में को पता चल जाएगा प्रॉपर्टी मेरी है या अगले बंदे की है। So these two things helps people save time, money, and gives them a good, reasonable outcome. अब इंडिया में, like I said, it's just been 2 decades. Internationally ये practice काफ़ी endorse की जा रही है। इंडिया में भी I have to commend the work of a lot of senior lawyers and justices. Me being a woman, I personally love and adore and I'm grateful for the contribution Justice Indu Malhotra has done for the arbitration law in India. She has been a pioneer and beacon, especially when it comes to the women in arbitration. And I think आप धीरे धीरे देखिए, arbitration is the future of law in India. In fact, globally I would say. So it is a simplified process, but it is a very very beneficial process. आप ऑलरेडी इतने इंडियन क्लाइंट्स को हैंडल करते हो, तो आपने कभी दुबई या इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी हैंडल किया है, एंड वहाँ का प्रोसेस इंडिया से कितना डिफरेंट है? Yes, of course. So recently I was at the Singapore International Arbitration Conference, and difference तो काफ़ी है, ज़मीन आसमान का difference है, because the nature of practice there is very cut to cut. तो जो practice, performance, everything, it's very very different. बट ये नहीं बोल सकते कि इंडिया में हम कोई पीछे हैं in a very like serious manner. I think we are doing good in India. We are picking up very fast when it comes to arbitration practice. I particularly have had the opportunity to experience an entire arbitration proceeding in Singapore. And एक बात है कि जब international arbitration होता है, तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का मतलब ये है कि उसमें एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री का लॉ इन्वॉल्व है, दैट इज़ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। और डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन ये हो गया कि इंडिया के इंडिया में ही, भले बॉम्बे का एक क्लाइंट है, दिल्ली का एक क्लाइंट है और उनका कुछ डिस्प्यूट है, दिल्ली के 2 बंदे हैं उनका कुछ डिस्प्यूट है, दैट्स ऑल्सो डोमेस्टिक। जैसे ही हम इंटरनेशनल फोरम की बात करते हैं, 2 अलग लॉ, 2 अलग कानून की बात हो रही है। सो in my experience of international arbitration, you have to study and understand the laws of a different country. जैसे recently हमारे पास एक मैटर है, it's a maritime law matter. maritime में शिपिंग से रिलेटेड जो भी लॉ होता है उसको maritime law कहते हैं। एंड maritime law का हमारे पास एक केस आया था जिसमें कि हमारे क्लाइंट ने एक कंसाइनमेंट भेजना था ऑल द वे टू न्यूयॉर्क। अब इंडिया से न्यूयॉर्क जाने के लिए अलग अलग 3-4 पोर्ट पे होते हुए शिप जाती है। तो हर डेस्टिनेशन पे, मान लीजिए यहाँ से वो शिप पहले गई सिंगापुर, और सिंगापुर पहुँचते से ऑयल लीक हो गया,
तो what is the law that how does Singapore entertain environment law आता है, हमारे customer का क्या law आता है, you have to study all of that. So the minute it's international arbitration, there's a multi-jurisdictional law that gets involved. तो आपके अब तक के एक्सपीरियंस में आर्बिट्रेशन का सक्सेस रेट कैसा है? होती हैं, जिसके अगेंस्ट ऑर्डर आता है वो तो दुखी होता ही है, बट आर्बिट्रेशन एज अ प्रैक्टिस इज अ वेरी सक्सेसफुल प्रैक्टिस फॉर बोथ द रीजंस आई हैव ऑलरेडी गिवन, टाइम एंड मनी. और एक चीज़ और है कि आर्बिट्रेशन की जो प्रैक्टिस है ना, ये यूजुअली वो कंपनीज, इट्स कोलोसल कंपनीज हु गेट इनटू आर्बिट्रेशन, क्योंकि बड़ी कंपनीज को उनका टाइम ही उनका पैसा है. तो जो उनका शिपमेंट मान लीजिए अगर आर्बिट्रेशन में नहीं जाता, एक नॉर्मल कोर्ट के प्रोसीजर के थ्रू जाएगा, तो वो ज़्यादा टाइम लेगा और उन्हें पता भी नहीं है कितना टाइम लेगा, 6 महीना 8 महीना. इन आर्बिट्रेशन दे नो दे विल गेट स्पीडी ऑर्डर्स. सो इन माई एक्सपीरियंस आई विल से इट्स अ ब्रिलियंटली सक्सेसफुल प्रैक्टिस. कोर्ट रूम्स में पावर डायनामिक्स काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो क्या कभी जेंडर बायस का केस आपके साथ हुआ है? नहीं, आई थिंक फॉर्चुनेटली मेरे साथ सीनियर्स भी बड़े एनकरेजिंग एंड कॉर्डियल रहे हैं. जूनियर्स हैव ऑल्सो बिन कमिंग फ्रॉम अ वेरी वी वांट टू लर्न पर्सपेक्टिव. एंड एज फार एज कॉलीग्स आर concerned, I don't think that happens. This inequality is never experienced in our industry as much, I would say. आप देखेंगे तो जब एक जज एक विमेन लॉयर को आर्ग्यू करते हुए देखते हैं, तो वो मैं कहूँगी it's what do you call, it's a reciprocal bias. एक औरत, एक महिला एडवोकेट को ज्यादा चांस दिया जाता है कि आप एक सेकेंड और बोल लीजिए. सो आई डोंट थिंक वी फेस दैट इन आवर इंडस्ट्री, टच वुड. आजकल साइबर क्राइम कितना हो रहा है? साइबर क्राइम के स्कैम्स इतने फास्ट इवॉल्व हो रहे हैं कि मुंबई हेल्पलाइन 1930 पे ₹500 करोड़ का स्कैम रिपोर्ट हुआ है, जिसमें से कुछ रिजॉल्व भी हुए हैं. तो आप इस स्पेस को कैसे देखते हो? कोई भी चीज जो मार्केट में हमारी सोसाइटी में न्यू आती है, तो उसके प्रॉब्लम्स भी डील करना सीखना पड़ेगा और उसके बेनिफिट्स को भी कैसे लेना है वो भी सीखना पड़ेगा. अब टेक्नोलॉजी जो हमारे ग्रास रूट लेवल पे अवेलेबल है लोगों के पास, इट इज़ दीज tier 3 people coming from tier 3 places who are actually actively involved in these kind of cases. What we can do is immediately report a case on the online portal of the cyber security cell. हमारे देश में साइबर सिक्योरिटी सेल इज अवेलेबल इन एवरी सिटी. सो इमीडिएटली द मिनट समथिंग हैपेंस, बी अ स्मार्ट सिटीजन, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है, आई विल गिव यू अ लाइव एग्जांपल. सो आई ऑर्डर अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑनलाइन एंड टीरा ब्यूटी पे I got a call from somebody. He portrayed himself to be a delivery agent. He mentioned my name. He mentioned my full address. And obviously he had my contact number, so he had called me. The minute I realized that it is a scam call, हम लोग इंडिया में 2 गलती करते हैं. एक, या तो हम प्रूफ रखते नहीं हैं, और दूसरी बात है कि हम प्रॉब्लम अवॉइड करेंगे इंस्टेड ऑफ फेसिंग द प्रॉब्लम. जैसे ही आपको लग रहा है कि कुछ स्कैम है, कोई आपको पेटीएम बोल रहा है, कोई नंबर बोल रहा है, व्हाटएवर इट इज, रिकॉर्ड दैट कॉल. I actually video recorded the entire conversation. I sent it to TIRA. I put it on the cyber security cell. तो अगर आप ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बी अ स्मार्ट सिटीजन. प्रॉब्लम से भागिए मत. आप वो फोन आज रख देंगे, कल हो सकता है आपके ही किसी रिलेटिव को वो इंफॉर्मेशन के थ्रू परेशान किया जाए. रिपोर्ट इट. कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिलेगा. 2, ऑलवेज कीप एविडेंस. एंड 3, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हम लोग आजकल सब कुछ इतना कैजुअली करते हैं. यू आर गोइंग टू अ चाट सेंटर, आप वहाँ पे भी पेटीएम कर रहे हैं. वेर एवर लाइक योर इन्फॉर्मेशन इज सो पब्लिक, इंश्योर कि आपके सिक्योरिटी कोड्स वेल मेंटेन्ड हैं. आई वुड सजेस्ट योर क्रेडिट कार्ड्स, स्पेशली अगर आप एक इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं, in every 12 to 18 months get a fresh credit card.
कभी भी अपने कार्ड्स को आप ऑनलाइन पोर्टल्स पे सेव मत कीजिए विथ द CVV. मे बी आप कार्ड डिटेल सेव कर दें, दैट्स ओके. डोंट पुट योर CVV देयर. कई जगह हैं जहाँ आप टैप एंड पे यूज मत कीजिए. यूज अ पिन एंटरिंग कार्ड. काफ़ी बार होता है, people I see in Khan Market, they come for grocery shopping and Delhi है भाई, खान मार्केट है, so उनका groceries will also be 15-20 grand a month. Tap their card and go. So places like grocery stores, trivial places like petrol pumps, I would highly recommend that use secure payment instruments. हर जगह you have to be careful yourself. And if you are in trouble, there are legal resorts. Go and avail them. So as we are talking about scams, digital scams, तो digital arrest scams इतने हो रहे हैं, तो इसमें victims डर के मारे पैसे दे देते हैं. तो ऐसे cases में हमारे laws कितनी जल्दी fast respond कर रहे हैं? Laws are responding the minute there is a crime. So we need to first stop this narrative कि law क्या कर रहा है. Law है, law काम करता है. You should know when to act, right? हम मोस्टली एजुकेटेड लोग हैं. आपको कोई डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, somebody is telling you आप इसी जगह बैठिए, आप ये मत कीजिए, आप वो मत कीजिए. First things first, don't panic. Use your brains. Be a little creative. Obviously, they might create a situation जहाँ by default you have to freeze and you can't, contemplate what to do. But उस moment में be calm. And number 2, digital arrest, just hang up the phone. अगर उस बंदे की DP is from some police organization, always know this, that हम इतनी बड़ी population है इंडिया की, हम second most populated country in the world हैं. आपको पता है हमारे देश में रेप के केसेस या कितने सिग्निफिकेंट क्राइम्स होते हैं. आप एक बार कभी भी डिजिटल अरेस्ट का केस आप खुद अगर फेस कर रहे हैं, आप बैठ के 1 सेकंड के लिए सोचिए कि जिस कंट्री में इतने ज़्यादा क्राइम्स रिपोर्टेड हैं और उन क्राइम्स पे पुलिस फोकस कर रही है, तो क्या कोई पुलिस वाला या क्या कोई पर्सन इतना खाली होगा, भले वो आपको बैंक रिप्रेजेंटेटिव करके बोले, पुलिस रिप्रेजेंटेटिव करके बोले, या किसी भी कंपनी से भी बोलेंगे आपकी लॉटरी लगी है. आप खुद एक बात सोचिए कि क्या कोई इतना खाली है आज आपको आगे से कॉल करके 10 बार बोलेगा कि आपकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, आपकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है. नो, राइट? जस्ट यूज कॉमन सेंस. एंड नंबर 2, जस्ट हैंग अप द कॉल एंड कॉल समबडी हु इज नियर यू, जो आपके पास तुरंत पहुंच सके, राइट? Instead of calling your mom who's sitting in a different continent, call your neighbor कि ऐसा ऐसा हुआ है. हो सकता है सही में कोई आपको स्टॉक भी कर रहा हो और कोई रॉबरी का भी किसी का प्लान हो, कुछ भी हो. कॉल द पर्सन नियरेस्ट टू यू कि कुछ हो तो भी देयर समबडी देयर टू बैक यू अप. एग्जैक्टली. इसमें तो फिर भी इतनी इमोशनली ड्रेनिंग नहीं होती, बट जो रेप केस एंड सेक्सुअल हेरासमेंट के केसेस होते हैं उसमें विक्टिम की लीगल जर्नी इतनी इमोशनली ड्रेनिंग होती है. तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हैं? सो मैं पर्सनली मैंने मास्टर्स किया है क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉज में, बट सो फार आई हैव नॉट हैड द गम्शन टू पिक अप रेप केसेस बिकॉज लाइक यू सेड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी. I would genuinely say that it is a common practice today. 1 out of 4 girls in India are victims of molestation, if not rape. My message to the victims is that don't consider like this label of a victim that society imposes on you. Come out as a survivor. Number 1. And secondly and most importantly, don't feel that you have become an inferior part of the society. जो महिलाएं ये go through करती हैं, it alters their life in a way that they can't even forget. And usually
usually in most cases women who face sexual harassment or abuse is from a person who they are aware of, जिनको वो जानती हैं या बचपन में when they are not as capable of protecting themselves. So firstly, let's stop saying this कि कोई victim है. Let's say they are survivors, right? Like I like the mindset of cancer survivors that Right. we are going to champion this journey. And as a lawyer, the second side of the coin, I would say be more empathetic towards individuals who have faced this kind of harassment. You need to come from a place of depth to understand कि क्या है, how is it happening. Even जो medical agencies हैं, the doctors most importantly, they should just try to understand instead of understand the mindset of that woman in that time instead of, you know, letting it be just another case. तो आपने कभी ऐसा केस हैंडल किया या फिर आपकी नॉलेज में हो जहाँ रेप केस में एविडेंस कम थे बट जस्टिस फाइट बहुत स्ट्रॉन्ग थी? सो पर्सनली मैंने कभी रेप केस या कोई मोलेस्टेशन केस नहीं हैंडल किया है, लाइक आई सेड, बट मैंने ऐसे काफ़ी केसेस देखे हैं जिसमें इवन इफ द एविडेंस इज नॉट एडिक्वेट, एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस करके कॉन्सेप्ट होता है. And even the judges in such cases, you have to give it to the bench. The judges in these kind of cases are far more, conscious that justice is delivered. अगर हम इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट डाइवोर्स केसेस तो इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो उसमें आपने कॉमन पॉइंट क्या देखा? कंपैटिबिलिटी या इनफिडेलिटी या कुछ और? इसका जवाब थोड़ा लंबा होगा. डाइवोर्स केसेस आज के ज़माने में मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा हमारी जनरेशन में इसलिए हैं क्योंकि लड़कियों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है. और ये मैं एक लड़की होते हुए बोल रही हूँ कि आप कभी भी किसी लड़की से पूछेंगी कि तुम शादी के बाद तुम्हारी लाइफ क्या है, क्या चाहिए तुम्हें, तो उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए ही होगा कि मेरा पति ऐसा होना चाहिए, माय पार्टनर मेरे को इंटरनेशनल ट्रिप पे ले जाए, मुझे बैग्स दिलाए. और मैं कह रही हूँ उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए. बट लड़कियों को एक आप कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हो? क्या हम किसी लड़की को ये पूछ रहे हैं कि शादी के बाद तुम व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी आर यू प्लानिंग टू शोल्डर? मैं नहीं बोल रही हूँ आप कमा के पैसे घर लाओ, बट women in India particularly, don't come from a mindset of giving. They come from a mindset of what is it that I am getting. And मैं उनको ब्लेम नहीं करती हूँ क्योंकि हमारी समाज में लड़कियों को जिस तरीके से प्रताड़ित करा गया है, अब ये जनरेशन ऐसी हो गई है कि हाँ मुझे काम करना है, मुझे काम करने दोगे, मुझे छोटे कपड़े पहनना है, मुझे छोटे कपड़े पहने दोगे, मुझे लड़कों से बात करना है, मुझे लड़कों से बात. इसमें कुछ खराबी नहीं है. लेकिन जब आप शादी करते हैं तो एज अ वुमन यू हैव टू कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ गिविंग ऑल्सो, कि आप दे क्या रही हैं. दिस इज ऑन द वुमेन साइड. बट इस पर मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, उसमें भी हमारी सोसाइटी का माइंडसेट ये है कि हम घर संभाल रहे हैं ना, हम तुम्हारे माँ बाप को देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, तो हम हमारा एक हाउसवाइफ का भी तो कंट्रीब्यूशन है ना, वो भी तो देखो. सबसे बड़ा तो वो उनका माइंडसेट है. हाँ, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं उन लड़कियों को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन दिस इज अ मेजर रीजन टुडे कमिंग टू द वुमेन. नाउ इफ आई कम टू द मेन, आदमियों को हमारी सोसाइटी में लगता है कि अगर वो लड़की को पैसे दे रहे हैं मंथली कि चलो लाख रुपए इज योर पॉकेट मनी, जनरली मैं बोल रही हूँ, हाँ, लाख रुपए इज योर पॉकेट मनी, आई एम गिविंग यू अ हाउस टू स्टे एंड आई एम टेकिंग यू ऑन इंटरनेशनल ट्रिप्स, आई एम लेटिंग यू शॉप. दैट इज व्हाट अ मैन इज डूइंग. बट अ वुमन नीड्स इमोशनल सपोर्ट. Right. So that is why marriages are failing, because women have very high unreasonable expectations and men don't have emotional compatibility. क्योंकि आजकल जो हम मॉडर्न हो चुका है ना ये देश, कि हुकअप कल्चर नॉर्मल है,
पार्टी कल्चर नॉर्मल है, लड़की है तो पार्टी पे क्यों नहीं जाएगी, 2 बजे आएगी 10 बजे, व्हाटएवर। हम अपनी संस्कृति जितना भूलते जा रहे हैं उतने ये डाइवोर्स केसेस होते जा रहे हैं। सो यू हैव टू फाइंड योर रूट्स। आप जितने गर्व से अपनी बेटियों को आईएएस बनने के लिए कहते हैं, पेरेंट्स ने, लड़की के पेरेंट्स ने उतने गर्व से लड़की को बोलना चाहिए कि तूने आज अपने घर के लिए क्या किया। खाना मत बनाओ, बट एटलीस्ट आर यू केपेबल ऑफ कीपिंग योर हाउस क्लीन। आप हो उतने केपेबल कि आप खुद जित खुशी से शॉपिंग के लिए जाते हो, आप उस खुशी से उठो कि आज मैं अपना पूरा वार्डरोब साफ करूंगी। फॉरगेट इन लॉज, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। पति पत्नी आजकल सिर्फ हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं और डाइवोर्स हो रहे हैं क्योंकि चाहिए, हस्बैंड को भी सिर्फ चाहिए, वाइफ को भी सिर्फ चाहिए। लर्न टू गिव। द मिनट अ मैन बिकम्स इमोशनली अवेलेबल, द वाइफ विल बी हैप्पी विदाउट अ गुची बैग, एंड द मिनट द वाइफ बिकम्स रिस्पॉन्सिबल, द हस्बैंड विल बाय डिफॉल्ट हैव ट्रस्ट एंड बी लाइक इसके साथ तो मैं खराब टाइम भी निकाल लूंगा। अच्छा तो सभी का निकल जाता है। हाँ। So touchwood, I am very happily married. Oh. And I give 100% credit to my husband for the success of my marriage. He's an encouraging partner. He is emotionally available when he has to be. He will also scold me when I am doing wrong. And I think it takes partnership. Last statement in this question is going to be, till the time you're willing to work on the relationship, it will work. Be it husband and wife, wife and in-laws, you and your kids, any relationship. जब तक आप काम करने के लिए तैयार हो, और खुद पे, दूसरे पे नहीं, खुद पे, कि मेरा हस्बैंड स्मोकिंग करना छोड़ देगा, मैं पार्टी करना छोड़ दूंगी, कंडीशनल मत रखो। टिट फॉर टैट। जितना हो रहा है आप करो। That's what I feel. But what do you think about this? I would want to know your answer as well. I think it's vice versa. हाँ. Like we both have to contribute. Yes. अगर if we both are working तो हम दोनों को ही घर के काम देखने चाहिए, and if we like अगर कोई एक भी वर्किंग है तो दूसरे को उस चीज की ना वैल्यू हो कि Yes. हाँ, कि अगर मेरी वाइफ घर पे घर संभाल रही है तो ठीक है, उसकी ये नहीं कि वो कुछ कर नहीं रही, Yeah. वो भी कर रही है। और सेम गोज विद वाइफ, अगर उसका हस्बैंड बाहर जा रहा है तो उसको ये ना लगे कि घर का मैं आ तू और अब तू घर भी संभाल, मैं कितना करूंगी और मुझे पैसे दे। मतलब दे शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। Absolutely. बट आजकल इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, वहीं पर टॉक्सिसिटी अट्रैक्ट्स मोर। लाइक जहाँ टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है वहाँ पर स्टे भी बहुत अच्छा होता है। तो वो आपके अकॉर्डिंग कौन सा ब्रेकिंग पॉइंट है जहाँ पे वो लीगल एक्शन ले लेते हैं? आई थिंक आज की तारीख में मैक्सिमम जो डिवोर्स केसेस फाइल हो रहे हैं वो वाइफ ही करती है। मैं एक्चुअली आई डिडंट एक्सपेक्ट टू पुट दिस पॉडकास्ट इन दिस वे, बट मैं बड़ा विमेन एम्पावरमेंट का सोच के आई थी। बट बीइंग अ वुमन आई फील दैट द मिनट अ वुमन फील्स कि इसके साथ अब तो नहीं हो पाएगा, दैट रीजन कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी इन-लॉज, फाइनेंसेस, whatever. The minute she feels, she comes to a point, now I can't give more. That is the breaking point. And I'll tell you what, the minute a woman files for divorce, the relationship is over 1 year before that date. क्योंकि वो थक गई है भाई, ट्राई कर करके कि अब क्या, but there is no scope for change, there is no scope for a better life. ऑब्वियसली जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो हमें ऑडियंस के प्यार के साथ क्रिटिसिज्म भी बहुत मिलता है, तो आपने उसको कैसे डील किया जब लोग सिर्फ लुक्स पे जज करते थे? टचवुड मुझे लुक्स पे कभी क्रिटिसिज्म तो नहीं ही मिला है, सो दैट वाज अ प्लस पॉइंट फॉर मी। बट हाँ, ये होता है पैजेंट में कि जैसे आपका फिनाले पास आ रहा होता है, काफ़ी सारे पैजेंट फैंस, एंथुजियास्ट्स एंड पेजेस अपना अपना लीडर बोर्ड डालने लगते हैं कि उनके हिसाब से कौन नंबर 1 है, कौन टॉप 10 में है, कौन टॉप 5 में है। एंड बहुत सारी लड़कियों के लिए वो थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग हो जाता है कि जब वो खुद का नाम उस टॉप 5 में नहीं देखती हैं लीडर बोर्ड में, या जब क्रिटिसिज्म चालू हो जाता है कि शी डजंट
perform, or she doesn't look the kind of person who will perform well in the swimsuit, or her body is not looking as chiseled as it should. And all of that happens. But like I said, that even if it is success or even if it is criticism, whatever is constructive, take it and work on it. ये मेरी शुरुआत से ही यही अप्रोच रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर, बहुत ज़्यादा फीडबैक में भी हम खुद के साथ खुद का टच खो देते हैं. तो मैं तो पर्टिकुलरली वो टाइप के इंसान हूँ कि जिसको क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा चुभ जाता है. आई एम नॉट समबडी हु टेक्स क्रिटिसिज्म वेरी वेल. बट फिर मेरा यही रहता है रेजिलियंस, कि भाई इसने ये बोला है और मुझे लगता है कि दैट इज़ नॉट ट्रू. Somebody called me a tomboy and said she can't, I can't imagine her as a pageant winner. And I said, wait and watch. So you take criticism, but you take it in a constructive way instead of sabotaging your own self. That is my coping mechanism with criticism. मैंने शुरू से ही ऐसे ही किया है, मैं अभी भी यही करती हूँ. और सबसे recent example मैं आपको देती हूँ. मैं शादी होके जब दिल्ली आई, I've stayed a better part of my life in Bombay. दिल्ली में एक चीज बहुत कॉमन है कि फूड, इवन इन योर ओन हाउस, फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब मैं दिल्ली आई तो एक ये था कि भाई इसको तो कुछ बनाना ही नहीं आता है, लाइक नथिंग एट ऑल. तो कोई कंपल्शन नहीं था कि आप 2 टाइम 4 टाइम खाना बनाओ. ऑब्वियसली आई हैव अ शेफ एंड सिंस डे 1 एंड एवरीथिंग, बट पीपल विल स्टिल जज यू. डायरेक्टली कोई क्रिटिसाइज नहीं करता है, बट यू हियर विस्पर्स कि अरे इसको ये भी नहीं आता है, अच्छा या इतना भी नहीं करती है, तो मिस इंडिया इसके लिए एटीट्यूड है. आई टुक दैट क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिवली, एंड टुडे माई ओन फैमिली एंड इवन माई इन लॉज, दूर दूर तक, बिफोर कमिंग टू माई प्लेस दे विल कॉल मी एंड टेल मी कि भाई बच्चे भी आ रहे हैं तो मेक पास्ता, और यार तेरा केक बहुत पसंद है हमें, सो बेक अ चॉकलेट केक फॉर अस. सो आई हैव ऑलवेज बिन द टाइप, टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, कि करो तो आप क्रिटिसाइज करो. तो ये तो एक मिथ है कि एक लड़की के अंदर खाना बनाना तो एक बेसिक क्वालिटी है, वो तो आना ही चाहिए. हाँ ये क्यों है, बट हमें नहीं आती है. लड़कों में भी फिर बेसिक क्वालिटी होना चाहिए कि उनको गाड़ी चलाना आना चाहिए, पर उन्हें नहीं आता है. काफी सारे लड़कों को आई डोंट सी द काइंड ऑफ ड्राइविंग सेंस दैट मेन शुड हैव. फिर भी बोलते हैं लड़की चला रही है, अरे वी कांट ट्रस्ट. यार बट सी दिस यू हैव टू अग्री कि बहुत माइनॉरिटी वुमेन है, इंक्लूडिंग मी, जो गाड़ी अच्छी चला सकती हैं. माई ड्राइविंग स्किल्स आर हॉरिबल. सो मेरे साथ क्या है कि मैं सिर्फ हाईवे पे चला सकती हूँ क्योंकि मुझे साइकिल और 2 व्हीलर दिखती नहीं है. एंड मेरे साथ हो चुका है कि जब मैं लर्निंग सीख रही थी, लाइसेंस, विल यू बिलीव इट, आई हैव अ 4 व्हीलर लाइसेंस, आई डोंट हैव अ 2 व्हीलर लाइसेंस. एक तो मेरे से 2 व्हीलर चलाई नहीं जाती क्योंकि मेरी आंख में बहुत हवा जाती है. सो आई कैन barely open my eyes while riding a scooty or something. I can do those e-bikes जो होती हैं स्पेन में या कहीं जो होती हैं, जो धीरे धीरे चलते हैं कि भाई आँख खुल रही है, दिख रहा है. और इफ़ आई पुट द सन ग्लासेस तो फिर पूरी दुनिया खत्म. सो नो, बट लाइक आई सेड कि women should know how to cook, men should know how to drive. Yeah. Yes, of course they should, but some people don't enjoy it. So it's Exactly. okay if a guy is having a driver full time and if a girl is having a chef full time. Let's just be okay with it. Yeah. Like personally, like according to me, I drive really good. But मैंने देखा है कि इतने लड़कों को देखा है जिनको ये भी नहीं पता कि ओवरटेक कहाँ से करना है. And still they judging girls, अबे यार तू क्या चलाएगी यार, तुझे नहीं आती. अरे खुद को देखो ना. And you know it's not about the rules per se, but लड़के इतनी रैश कभी कभी गाड़ी चलाते हैं. So I am of the opinion कि as a passenger princess I should also enjoy sitting beside you, right? हर बारी you're driving like some truck driver, what's the point? So these stereotypes should kind of start fading away now. But when, like, as we speak about criticism, I will only say this, that don't sabotage yourself with a criticism. भले ही आप pageant में हो, भले ही आप बहू हो, भले ही आप law में हो, कोई भी आपको किसी भी चीज़ में criticize कर रहा है, अगर आपको लग रहा है it's coming from a healthy place, take that criticism, work on it and do something better on
that particular subject. True. If you think it's in bad taste, put it under the carpet, yeah, forget it. So, but that comes with time. कहते हैं कि हम जो भी सीखते हैं वो कहीं ना कहीं आगे चलकर हमारी हेल्प करता है. हाँ जी. तो क्या आपके मॉडलिंग एक्सपीरियंस ने आपको कोर्ट रूम में स्टेज प्रेजेंस मेंटेन करना सिखाया? 100%, 110%. तो एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ मेरा स्टेज प्रेजेंस डेवलप कहाँ से हुआ. ये रातों रात नहीं आता है. हाँ. और कोई कोचिंग स्कूल जाके तो बिल्कुल भी नहीं आता. डेफिनेटली. सो जब मैंने लॉ स्कूल एंटर किया तो एज अ लॉयर सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल जो आप में होना चाहिए दैट इज स्पीकिंग समथिंग दैट यू मीन, स्पीकिंग समथिंग दैट यू अंडरस्टैंड. सो जैसे ही मैंने लॉ स्कूल एंटर किया आई जॉइंड द डिबेटिंग सोसाइटी एंड डिबेट करते करते मुझे याद नहीं है, मैंने 450-500 डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है. 250 से ज़्यादा मैं जीती हूँ एज अ बेस्ट स्पीकर. तो जो मेरे लॉ स्कूल का 5 साल का टाइम था ड्यूरेशन, उस ड्यूरेशन में मैं इतने लोगों से इतनी अलग अलग लैंग्वेजेस में, फोरम्स में, टॉपिक्स पे बोल चुकी थी रिसर्च करके कि बाय द टाइम इट केम टू मिस इंडिया इट फेल्ट लाइक आई हैव इट इन मी. जैसे वो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. जब पहला दिन मैं डिबेटिंग सोसाइटी गई थी मुझे पता नहीं था कि बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, हाउ टू होल्ड अ माइक, how your chin should be. I didn't know that. But over time, as I participated more in law debates, that helped me understand my own pattern, my own style of speaking, delivery, what I like, what I don't like. And eventually, by the time मैं pageantry में आई, तो जो finishing touches थे, I give due credit to both my mentors, रितिका रामत्री मैम एंड सबीरा मर्चेंट मैम, जिन्होंने जो फाइनल आइसिंग ऑन द केक है वो मुझे सिखाई. एंड जब स्टेज प्रेजेंस की हम बात करते हैं ना, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच इज़, और आजकल बड़ा ट्रेंडिंग भी है, योर ऑरा. सो हमारे रूल में, हमारे डिबेट के रूल में ऐसा बोलते हैं, सेम फॉर मॉडलिंग, कि आपका मुंह खुलने के पहले सारी आंखें आपके ऊपर होनी चाहिए. Then you are a winner. So the minute I enter the debating stage, before I introduce myself, your aura should be so strong that people should just be keen and curious to listen to you as to what is it that she wants to speak. This comes with time. Your aura you build eventually over time. And very minute things which we don't realize. हम स्कूल में सीख लेते हैं, वावल्स होते हैं, पंक्चुएशंस होते हैं, but when you put it in practice, why, see, it's been more than 2 decades now. Have you seen a Miss India winner as fluent in language as a Sushmita Sen, as an Aishwarya Rai? Why? Because the kind of level of training and simultaneously the kind of level of work they've put in themselves, nobody wants to do that today. आजकल जो punctuation है, throw है, प्रियंका चोपड़ा, look at her, she's become a global icon. And even today she speaks, अगर उनका acting career आप side रख दें, आज भी जिस तरीके से वो बात करती हैं, you can say she's a pageant person. Right. So those things like punctuation, pause कहाँ लेना है, voice modulation. Still they have aura. Sushmita Sen. Beautiful. प्रियंका चोपड़ा. Strong aura. Exactly. And जब वो बोलती है तो like मन करता है कि हाँ यार सुने ये क्या बोलेगी पूरा. yes. So that is what stage presence is all about. In one statement, people should want to see what you have come to do before you open your mouth. That is stage presence. मिस यूनिवर्स का कोई ऐसा लर्निंग पॉइंट जो आपने अपने लीगल करियर पे अप्लाई किया हो? कि मिस यूनिवर्स हारने के बाद मैंने खुद को ये बोला था, some queens are not made for the crowns, they are made for the throne. So maybe in the future, if something that's not worked out for you before, maybe that will just set the tone of your future.
Maybe you're not meant to wear a crown and to be a Miss India for 1 year and go here, there, everywhere. Maybe you are made for better things like becoming a judge of the country. Maybe you're born for a superior position and seat in politics in a way that you can actually change the dynamics of your entire nation. So the one thing that I carried from losing Miss Universe India that year, and I will say this to all my pageant girlies who don't win, not to the winners, to the ones who don't win, that some queens are not born for the crown, they're born for the throne. And even if you lose the pageant, see what's ahead of you instead of crying about what didn't materialize that day. तो अब बात आपकी थोड़ी इन्फ्लुएंसर लाइफ की करते हैं. Yes. वो आई थिंक ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी. I so recently ये influencer का tag मेरे पे लगा है. I think I'm more of a social butterfly. Okay. But ठीक है. I enjoy being an influencer Exactly. also. At least this is more interesting than law, legal. No, not at all. Law is way more interesting. That's great. तो आपका पहला ब्रांड कोलैबोरेशन कौन सा था और आपको जब फर्स्ट डीएम या मेल आई तो कैसा रिएक्शन था? तो आई हैव अ मैनेजर एंड मैंने डायरेक्टली कोई भी ब्रांड से कभी भी कोलैबोरेट नहीं किया है सो फार. And the first collab that we got was also from it's a Indian brand called House of Beauty, Okay. owned by a woman, run by a woman, and she's a Delhi. Okay. House of Beauty is a Delhi lady, and I was very happy to collaborate with that brand. एक तो made in India is a huge thing which I endorse. तो जब मैं नई ही थी दिल्ली में, मुझे 8 या 9 महीने हुए थे और मैंने ऐसे कुछ खुद को बहुत पिच नहीं किया था कि मैंने देखा है इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी में ये बहुत होता है कि इनवाइट मी फॉर दिस इवेंट एंड दिस एंड सेंड मी अ पीआर एंड ऑल. आई हैव नेवर इंडल्ज्ड इन दैट काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस. सो जब आगे से कोलैब रिक्वेस्ट आया, आई वाज सो हैप्पी दैट द ब्रांड कंसिडर्ड मी worthy enough to endorse something like that. I was very happy. And yeah, that was the beginning of my Delhi influencer circuit. तो पहले कोलैब का एक्सपीरियंस कैसा था? बार्टर था या पेड था? It was a barter collab, and they sent me a bunch of products that they wanted me to review. And I think मैंने actually उनके products use किए थे before I put it on my story, and I think the products were good. I even got some treatment done from them, really good, really effective. तो मेरे को एक खुशी थी कि मैं अपने audience को scam नहीं कर रही हूँ कि हाँ बहुत अच्छा है or whatever. It was genuinely legit. तो स्टार्टिंग में कंटेंट शूट करने के लिए आपने कौन सा सेटअप चूज किया था? फोन, ट्राइपॉड या कोई प्रोडक्शन हाउस? नहीं, तो मेरा इन हाउस कैमरा पर्सन है एंड मेरा इन हाउस मैनेजर है. तो आइडिएशन, कंटेंट क्रिएशन, कब क्या पोस्ट होना है, दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड आई हैव टू गिव ड्यू क्रेडिट टू माय मैनेजर. वो मेरा कैलेंडर 3 महीने इन एडवांस सारा सॉर्ट करके रखती है. तो शी जस्ट टेल्स मी दैट दिस इज द प्लेस वी आर शूटिंग एट. भले कोई रेस्टोरेंट के साथ हमने कोलैब किया हो या बी इट एट माई ओन स्टूडियो. आई हैव एन इन हाउस स्टूडियो एट माई प्लेस. So she arranges everything. She just tells me you have to wear this and just be there. The hair and makeup is taken care of. The script is taken care of. Everything, because my schedule is genuinely I'm trying to balance law, यही मेरा next question life. कि कैसे? So I'm saying a strong backup. Before I got married, it was my parents. मेरे डैड ने हमेशा से एक बात बोली है कि मैंने तेरे को लड़के जैसे बड़ा किया है. ट्रस्ट मी इन एवरी सेंस. ही इज ब्रॉट मी अप एज अ बॉय. एंड आफ्टर मैरिज माई हस्बैंड एंड माई फादर इन लॉ, इवन माई मदर इन लॉ फॉर दैट मैटर, मेरा बैकअप इतना सॉलिड है कि अगर मेरा मान लो कल को शूट है, मैं अपनी मदर इन लॉ को बोलती हूँ कि मॉम आज लेट हो रही हूँ मैं कोर्ट से. She'll prepare my dinner, she'll prepare everything, she'll sit with me, we'll talk it out कि हाँ अच्छा ऐसा है, ये आइडिया है, अच्छा ये बैग ले जाए.
I borrow my mother-in-law's stuff. Like I used to borrow my mom's stuff. तो मैं मेरी mother-in-law का कुछ बोल देती हूँ कि वो बैग है वो दे दो मेरे को. I need it for my shoot. So I think मेरा बैकअप इतना अच्छा रहा है, touch wood for my husband, कि मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई in managing everything. In fact, I am also helping my husband in his business. Oh, So multitasking. हाँ, तो हो जाता है. अगर आपका बैकअप स्ट्रॉन्ग है तो हो जाता है. एट द सेम टाइम क्योंकि इतनी कम उम्र से मुझे आदत है ना खुद ही ध्यान रखने की, तो मुझे इतना डिफिकल्टी नहीं हुआ है. एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट अ वेरी जो हम बोलते हैं ना, आई एम अ डैडीज प्रिंसेस और आई वांटेड अ सर्टेन वे, मेरा ये सब कभी नहीं रहा है. आई एम अ वेरी रफ एंड टफ पर्सन. आप मुझे किसी भी सिचुएशन में फेंक दो, मैं अपना काम वाम करके शांति से आई विल बी लाइक हो गया मैं. सो दैट हेल्प्ड मी. सोशल मीडिया फेम के बाद आपकी पर्सनल लाइफ में क्या क्या चीजें बदली? I think the only thing that I consciously changed was that I started putting my private life very very rarely. मतलब मैं एक पॉइंट पे आके ये बिलीव करती हूँ कि पब्लिक लाइफ, वर्क लाइफ शुड बी सेपरेट एंड प्राइवेट लाइफ शुड बी इंटायरली सेपरेट. क्योंकि मेरे जो मोमेंट्स हैं विथ माई फैमिली, विथ माई ब्रदर, मदर, माई हस्बैंड, I feel those moments should still feel like they're only mine. जब वो सोशल मीडिया पे जाते हैं, it just becomes content for the world. It does not hold that similar kind of जो आप वो खुद पिक्चर्स देखते हैं. तो I think मैंने अपनी प्राइवेट लाइफ बहुत प्राइवेट कर दी है. आज की डेट में कोई मेरे सोशल मीडिया पे जाके मुझे पर्सनल लाइफ देखना चाहेगा तो नहीं देख पाएगा. It's only my work or some exceptional brands that I have worked with or the highlights of my career. तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने इन्फ्लुएंसर करियर स्टार्ट किया? उनके लिए कोई सरप्राइज नहीं था. इट केम लाइक दे एक्सेप्टेड इट वेरी नेचुरली, क्योंकि मैं हूँ एक सोशल बटरफ्लाई. आई लव मीटिंग न्यू पीपल एंड दिल्ली में भी आई वॉज वेरी न्यू व्हेन आई जॉइन द इन्फ्लुएंसर सर्किट. सो आई थिंक कोई शॉक्ड नहीं था कि मैं इसमें आई हूँ. आई लव बीइंग बिटवीन पीपल. तो इन्फ्लुएंसर लाइफ की ग्लैमरस साइड कितनी रियल है और आपने बिहाइंड द सीन्स क्या देखा है? कभी कुछ देखा है? यू नो, आई वुड से कि एक 30 सेकेंड की रील विच द ऑडियंस वॉचेज, there is a week long of work minimum behind that quality content of 30 seconds. उसमें आपका scripting, ideation, your hair and makeup, your outfit, your camera person, so many technical details go in. तो किसी भी ग्लैमर इंडस्ट्री की बात करें हम, मॉडलिंग हो गया, पैजेंट्री हो गया, एक्टिंग हो गया, और इवन इन्फ्लुएंसिंग फॉर दैट मैटर, यही है कि पीछे का हार्ड वर्क बहुत है. इट इज़ नॉट एज ग्लैमरस एज यू सी ऑन स्क्रीन. तो पीछे डेफिनेटली एट द बैक ऑफ द प्रेजेंटेशन देयर इज अ लॉट ऑफ केओस एंड टीम वर्क. एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक अच्छा क्रिएटर बनने के लिए यू नीड अ गुड टीम. आपके अकेले के टैलेंट से कुछ नहीं होना है. You need to hire the right people who add that value to your content quality. So I think that is one thing. Or yeah, I think that is a market practice also these days. फेक फॉलोअर्स और बॉट्स ₹1.3 B लॉस ग्लोबली. तो आपके अकॉर्डिंग रियल इन्फ्लुएंस कैसे बनाएं amidst this fakery? रियल इन्फ्लुएंस कैसे बनाएं? पहली बात तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन थोड़ा साइड में रखें. बी कंसिस्टेंट विथ योर कंटेंट एंड ग्रो फ्रॉम अ स्मॉल कम्युनिटी. क्योंकि जो आपकी स्मॉलेस्ट कम्युनिटी रहेगी ना, वही आपकी लॉयल कम्युनिटी रहेगी इवन व्हेन यू गो टू 1 million or 2 million. आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑन दिस. When in India this influencer culture had just come, the 2 or 3 people I remember, and I personally met them at London Fashion Week, was Ashna Shroff. There were a couple of more.
people, जूही, संतोषी, इनको हमने उस टाइम से देखा है जब इनके 100K फॉलोअर्स भी नहीं थे. Today they are at 1 million. So what their audience was at a 50K or a 60K is still their loyal audience. तो immediate gratification पे मत जाइए, क्योंकि आप आज तो खरीद के 400, 500, 1 million कर लेंगे, but that will gradually fade and you will stay disappointed. अगर आपकी ग्राफ ऑर्गेनिक है ना, तो जब एक हिट आएगा, जब बूम होगा, you will genuinely feel happy. But if everything is like super controlled by you, be it your followers, be it your comments, you're just living in a sham. आप ही का बनाया हुआ हीरो है, आप ही का बनाया हीरोइन है, आप ही की डायरेक्टेड मूवी है, सब कुछ है, तो फिर आपकी ऑडियंस भी आप खुद ही रहोगे. Exactly. You know what I mean? So if you want a quality audience, be consistent and give it time. And don't follow trends blindly. कि आज मैंने एक ये बहुत देखा है कि ठीक है, ट्रेंडिंग होने के लिए, व्यूज लेने के लिए कुछ ट्रेंडिंग ऑडियो है, पूरी दुनिया उसी पे वो बना रही है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, सो डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, यू नो. वंस इन अ व्हाइल इट्स ऑल राइट टू काइंड ऑफ stick to a trend, but what sets you apart from, you know, everybody else, आपकी authenticity क्या है, वो है जो क्लिक करेगा. अब एक केस स्टडी के हिसाब से हम देखें तो एक इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर है लियोनी हैन. आप उनका कंटेंट देखिए 5 साल पहले का भी उठा के, जो वो कर रही थी वो सिर्फ वो कर रही थी, एंड शी वाज द फर्स्ट पर्सन टू डू इट. अगर आप इंडिया में 90% लोगों की रील्स उठा के देखें तो सेम म्यूजिक है, सेम मूवमेंट है, सेम कैप्शन है, सेम हैशटैग है, और सिर्फ इट्स अ डिफरेंट फेस. But I think somehow they are getting views also, na? Yes, they are getting views because there is no competitor, there is nothing better for you to do, there is no variety for you to do. And in Delhi, there are some people who are doing great work when it comes to variation. कि कुछ अलग है, कुछ हटके, इसीलिए उनके भले ही 30,000 फॉलोअर्स हैं, बट मुझे याद है कि इस लड़की ने कुछ अलग किया है. Let me give you an example. There is this beautiful lady, I have not met her. What is her name? She is doing some amazing work on Instagram. She does not have like 1 million followers, but her community is a loyal community. Why? Because she is doing something different. She is doing something she believes in. The way she is portraying her content is different. Similar thing I would say about this lady called Meera Sakrani. She was a makeup artist. She did my makeup for my wedding and happens to be a good friend. Her content, there are multiple makeup artists, but you see Meera's work every time. Even if she's conducting a master class, it will be something different because it is inspired from her own experience rather than it being a copy paste. Right. कि वही dewy makeup, वही, you know, like bronze goddess, she's done something different. So be different, be consistent, and see your community will grow organically. Nowadays brands माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को प्रेफर कर रहे हैं फॉर बिकॉज ऑफ देयर जेन्युइन फॉलोइंग. तो आपको लगता है कि क्या ये शिफ्ट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है? एब्सोल्युटली है, 100% है. क्योंकि जो आज माइक्रो इन्फ्लुएंसर है वो कल को जाके दे विल बिकम स्टेबल इन्फ्लुएंसर्स विद अ बेटर फॉलोइंग बाय डिफॉल्ट. एंड क्योंकि जैसे आपने कहा कि उन माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स की फॉलोइंग appears to be and is also genuinely in most cases more organic. तो ब्रांड को क्या चाहिए? जब एज एन इन्फ्लुएंसर ब्रांड आपके पास आ रहा है, ब्रांड वांट्स विजिबिलिटी, राइट? अगर आपके फेक फॉलोअर्स हैं तो ब्रांड आपको लाख 1.5 लाख व्हाटएवर द ब्रांड इज पेइंग यू, द विजिबिलिटी इज गोइंग टू व्हाट? बॉट अकाउंट्स. सो रादर द ब्रांड पे टू अ माइक्रो इन्फ्लुएंसर so that even if 15 or 20 micro influencers post the brand on their page,
the 15-20,000 viewers are organic viewers who will actually go to the website, check the product and maybe purchase it. So micro influencing is a very, and I highly applaud brands also who go for micro influencers. Going for the hype for how many years can you go with the same face? Every industry needs something fresh, and more than fresh, authentic, right? So I think micro influencers and brands who are going to micro influencers are brands who must be getting better visibility. 110%. Already today we are having very less time with you, so I want to cover all the topics. Yes. तो अभी तक हमारे सारे हो गए हैं, but I really want to discuss some social topics with you. Yes. तो जैसे कि आपने देखा कि सिंथेटिक ड्रग्स लाइक LSD, MDMA अब डार्क वेब पर इजीली मिल रहे हैं. हाँ. तो अकॉर्डिंग टू यू आज के यूथ को बचाने के लिए हम क्या लॉज उसके लिए बना सकते हैं? So law is already existing, but इस problem को क्या है कि because of this availability on the dark web, the situation has become more challenging. अब इसको हम दो तरीके से डील करते हैं, एक तो लीगली और दूसरा है अवेयरनेस. As far as हम लीगली की बात करें तो the NDPS Act, वो एक्ट बनाया ही इसलिए गया है कि for drug related abuse that needs to be dealt with. There are appropriate provisions in the NDPS Act which ensure that drug abuse, drug availability, drug peddling is all curbed and taken care of. और NDPS Act में आपको एक ये भी बता दूं कि NDPS Act की punishment और NDPS में bail लेना is not easy at all. So the law is very strict in the country. ठीक है? But what needs to be done is awareness about this law. हमारे स्कूल में जैसे 9th and 10th में हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं बच्चों को, in a similar fashion we should also introduce a course or a subject of legal awareness wherein we tell the children, क्योंकि और यही एज होती है जब पूरी दुनिया का आपको नया नया एक्सपोजर अलग अलग चीज़ों के बारे में मिलता है. लाइक सेक्स एजुकेशन वी शुड ऑल्सो इंट्रोड्यूस लीगल अवेयरनेस, जिसमें आपके राइट्स तो आपको बताए जाएंगे, बट इन राइट्स या चीज़ों लीगल वायलेशंस के लिए व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस यू कैन फेस ये भी आपको बताया जाए. तो जब बच्चों को पता होगा ना कि 1 ग्राम वीड या 1 ग्राम कोकेन भी अगर आपकी पोजेशन में मिला तो भी आपको 10 साल, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, तो भी आपको जेल टर्म है, तो when the child knows the consequence they will not do it. जैसे a student knows that if they don't have appropriate attendance they will not be eligible to attempt the exam. Similarly, tell people, make them aware, especially students, especially the youth, make them aware about what are the legal consequences of the actions that they want to indulge in. और एक बार ट्रस्ट में उन्हें पता हो, they will think twice before entering into these things. इंडिया में I feel कि there is substantial need for significant change in education, and education reform needs to be not merely textualized but also properly implemented. है ना? हम certain parts of our history हटा दे रहे हैं, कुछ नया ला रहे हैं, ठीक है, that's government policy, but things which the general public needs today is education about sexual awareness, is the need for legal awareness, is the need to ensure that counseling is done. आप एक बात देखिए, जो बच्चे इन चीज़ों में जाते हैं वो दो वजह से जाते हैं. एक तो कि ये ट्रेंड है ना, कि सारे बच्चे वेप कर रहे हैं, मैं अकेला आई एम फीलिंग लाइक द ऑड वन आउट, है ना. एक तो पीयर प्रेशर हो गया, फैशन ट्रेंड, व्हाटएवर यू कॉल इट, और दूसरा हो गया कि सम किड्स फाइंड इट एज एन एस्केप फ्रॉम देयर रियलिटी, व्हाटएवर चैलेंजिंग रियलिटी दे माइट बी फेसिंग. कोई बुली हो रहा है, कोई ओबीस है, somebody, for
16-year-olds they feel कि मेरी दुनिया खत्म हो गई, I'm not getting good marks. Different people, different challenges. But एक counseling unit रखिए, not just in your higher secondary schools, but also in your universities. There should be mental health support. So this is one question कि हम legally drug abuse का क्या कर सकते हैं. But अगर आप इसका solution देखेंगे, it is a multifaceted solution. It is health awareness, it is legal awareness, it's about sex education, it's about mental health, it's about who your backup is. और एक समाज के तौर पर हमें एक लाइन ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा कि what is fun, how do you distinguish healthy and unhealthy fun. तो जब ये लोगों को समझ आएगा, I feel by default there will be reduction in cases. And also alongside it, ये जो drug availability हुआ है market में, I feel it is the responsibility of the state government. कि the state government should ensure, जो भी state में ये ज़्यादा है, कि इसकी availability बंद की जाए या कम की जाए. अगर मार्केट में जो चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं तो उन चीज़ों का इस्तेमाल होगा ही. सो द पुलिस डिपार्टमेंट शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट. द गवर्नमेंट of respective states should take adequate accountability and responsibility कि this is what should be done. There should be no drug peddling, nothing at all. And what I feel most sad about in these NDPS matters is people who are involved are usually very young in age. कि वो ऐसे उम्र के बच्चे आप देखेंगे, अब तो 16 and drug abuse is not a shock anymore. It has become like a common notion कि आप हमारी कोई भी हायर सेकेंडरी स्कूल्स में देख लीजिए, बच्चे जनरली सिगरेट एंड वेप कर रहे होंगे. स्कूल्स शुड इंश्योर कि भाई बच्चे व्हाट आर यू कैरिंग इन योर बैग्स. एयरपोर्ट पे स्कैनर्स होते हैं, हमारा लगेज स्कैन होके जाता है. कीप अ स्कैनर इन योर स्कूल प्रेमाइसेस, सी व्हाट दे आर कैरिंग इनसाइड. सो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ होलिस्टिक, एक कंप्लीट 4-5 चीज़ों का मिला के सोल्यूशन है इस चीज़ का. अगर हम बात विमेन एम्पावरमेंट की करें तो सिर्फ कानून बनाने से नहीं होता. बिल्कुल सही बात है. अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, एजुकेशन इन हेल्थ पॉलिसीज पे ग्राउंड लेवल पे हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं? विमेन एम्पावरमेंट. सो आई फील दैट विमेन एम्पावरमेंट सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल तभी होगा जब जो हमारी समाज के मेन हैं, when they are ready to give the women an equal spot if not better, तब women empowerment होगा. जब हमारी समाज में fathers, brothers, husbands, father-in-laws, when they become comfortable with the fact कि ठीक है, she does not deserve a seat at the table, she has the power to own the table and she deserves so. जब ये mental switch आएगा तब women empowerment होगा. Secondly, मुझे ऐसा लगता है कि women empowerment सबसे ज़्यादा इसका trumpet women ही blow करती हैं by default. Absolutely. But when you see in practice, it is women who bring women down. If you see on any social media, when a couple is going through a divorce, it is always the woman who's penalized, right? She's the one who's socially bashed in so many recent cases. Exactly. We saw with some popular cricketers also this year, which is so bad. And if you go in the comments section, it is men saying, I still understand that they're siding with the men, also not fair. But when the women call other women gold diggers, जो मैंने बहुत commonly सुना है कि oh she is a gold digger, oh you know she's gotten married for money, or oh she is successful in her career because she sleeps around. There's never going to be women empowerment.
and there's something that somebody had said and I truly believe in it. हो भी सकता है कि ये सच है कि somebody sleeping with somebody to go up the ladder, but if you can't say something good about somebody, don't say anything at all. किसी के बारे में बुरा बोलने से अच्छा बोलिए ही मत, राइट? अगर कोई इंसान गलत कर रहा है तो उसके आजू बाजू के जो 100 लोग हैं आपके अलावा वो भी खुद ही रियलाइज कर लेंगे. डोंट पुल women down. Very small example, a girl gets married. The first reason for conflict between a daughter-in-law and the mother-in-law is the other relatives start comparing the daughter-in-law with the mother-in-law. कि अच्छा हाँ ये तो जब आई थी शादी होके ये तो चुप चुप रहती थी, कुछ ना बोलती नहीं थी, ये नई वाली पलट के जवाब देती है. So that is where it stems from. How is that women empowerment? So women empowerment has to happen when we consciously as a society we come together and we say कि हम लड़कियों पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देके, हम उनका समर्थन कर रहे हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देके क्योंकि वो डिजर्व करती है. टुडे आई मीट समबडी एंड आई से very nice meeting you, this that, tata bye bye. I sit in my car and I go and I say, did you even see what she was wearing? That is where women empowerment goes in the drain. So men से तो इतनी expectation है, ठीक है, it's a man's world, law is a man's world, real estate is a man's world. No, men are giving you an opportunity, trust me, they are. But as women, stop calling other women gold diggers. Stop this constant comparison that women have. आपके लिए विमेन एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ इक्वल राइट्स ही नहीं बल्कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी है. तो पर्सनली ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस आपने फेस किया जो आपको प्राउड फील कराता है? Yes. So the day I graduated and I got my band and my gown. तो हमारे लॉ में यूजुअली हमारा बैंड एंड गाउन इज गिवन टू अस बाय अ सीनियर लॉयर, एंड माय बॉस, माय सीनियर बैक इन द डे एट द लॉ फर्म, राइट आफ्टर आई गॉट ग्रेजुएटेड, अगले ही दिन उन्होंने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस असाइन किया. एंड ऑन माई डे वन एज एन एडवोकेट आई हैड आर्ग्यूड अ बेल मैटर. नाउ बेल इज नॉट समथिंग कि किसी भी जूनियर को ऐसे पकड़ाया जाए, बट आई थिंक वो ट्रस्ट था मेरे सीनियर का मुझ पे, एंड आई आर्ग्यूड द मैटर एट द नागपुर हाई कोर्ट, बॉम्बे बेंच ऑफ द नागपुर हाई कोर्ट. एंड आई थिंक उस मोमेंट में मुझे बहुत एम्पावर्ड फील हुआ था बाय माय बॉस. तो आई थिंक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें भरोसा करके दी जाती है, एहसान करके नहीं, भरोसा करके दी जाती है कि हाँ ये कर लेगी, या ये डिजर्व करती है, या ये इस पे काम करके मेहनत करके शी इज कॉम्पिटेंट एंड केपेबल टू डू दैट. दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस. एंड सेकेंडली, वेरी अर्ली ऑन इन माई करियर आई वॉज अपॉइंटेड एज एन आर्बिट्रेटर बाय द दिल्ली हाई कोर्ट. तो अपनी करियर के काफ़ी शुरुआत में, अभी मुझे 8 साल हुए हैं एज एन एडवोकेट, मैं कहूँगी ये ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बट उस early phase में भी when my senior or a very respectable person appointed me as an arbitrator, somebody I really look up to, it felt great. It kind of gave me a sense of reassurance. It made me feel more confident. And I think ऐसी जब situations होती है ना, that is when you actually feel empowered, accepted by people in your society. सो डेफिनेटली आई थिंक ऐसे छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते हैं जो बाद में जाके आप रियलाइज करते हो कि कितना बड़ा माइलस्टोन था आपके करियर में. तो अगर आपको एक विमेन सेंट्रिक लॉ इंट्रोड्यूस करने का मौका मिले तो वो क्या होगा जो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल को इम्पैक्ट करे? तो मैं एक लॉ जो डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी इज दैट द वुमन हु इज रेप्ड, लेट हर डिसाइड what the punishment for the rapist is. I know ये बहुत weird sound करेगा, but मुझे ऐसा लगता है in particular cases of rape ये होना चाहिए
कि before the final verdict or whatever is allowed, let's modify the law and let it be that the woman survivor has the right to decide the punishment for the culprit. Exactly. क्योंकि देखिए आप जब ऐसे सीरियस केसेस होते हैं लाइक मर्डर हुआ, उस पर्सन की लाइफ ओवर है, उसका टॉर्चर ट्रबल वो 2-3 दिन में या कुछ सेकंड्स में खत्म हो चुका है. जब हम रेप सर्वाइवर्स की बात करते हैं, जिस दिन उस महिला ने वो टॉर्चर सहा है, उस दिन से लेके टिल हर डेथ बेड शी रिमेंबर्स and she fears going through the same experience again. So the true justice which a woman deserves, I think, will be when she has peace of mind that this was my culprit and justice has been done to the best of what she feels should have been done. That is very. आप अभी देखिए कैलकाटा का जो रेप केस है, poor girl, she died for no mistake of hers. आज तक उस मैटर पे कोई सोल्यूशन, कोई रेजोल्यूशन कुछ नहीं है. शी इज गॉन, द पेरेंट्स आर फाइटिंग फॉर जस्टिस. इन सच केसेस अलाउ द पेरेंट्स, अलाउ द सर्वाइविंग पार्टी, अलाउ द रेप सर्वाइवर टू डिसाइड व्हाट इज टू बी डन विद द रेपिस्ट. आई थिंक ये मेरे पे तो मैं कभी बन गई ना मिनिस्टर ऑफ लॉ, तो ये मैं 110% आज ही बता रही हूँ कि ये मैं आई विल डेफिनेटली डू दिस. That is very important. यस. On this basis, any plans for politics? यार मेरा ना जिंदगी में एक रूल है, नेवर से नेवर. एंड भले ही मैंने मिस इंडिया किया या मैं लॉयर बनी या आगे मैं पॉलिटिक्स में जाती हूँ, मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मैं पावर पोजीशन में रहूँ, क्योंकि मैं एक हार्डकोर पेट्रियट हूँ. इसलिए नहीं कि मिस इंडिया बनना मेरा शौक है या वकालत करना मेरा शौक है. नॉट एट ऑल. आई एम अ हार्डकोर पेट्रियट. तो मैं कुछ भी करती हूँ, मेरा बिजनेस भी है, मेक इन इंडिया है. कल को मैं पॉलिटिक्स में भी जाऊंगी, आई वॉन्ट टू इंश्योर दैट दिस country continues to grow on the pace that it is right now under the right leaderships in various departments of the government, of the judiciary, whatever. हो सकता है आप मुझे कल को कोई political party का spokesperson भी देखे. That door is always open. I would love to become a politician, but अभी के लिए वो थोड़ा बैक बर्नर पे है. आप आजकल देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इतना लाइक हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है डॉग्स को लेकर, जब से सुप्रीम कोर्ट ने लॉ पास किया है. तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सो फर्स्टली दिस इज इन 2 aspects. I am a dog owner, I am a dog lover, and I'm very emotional when it comes to dogs. Having said that, safety in the society is of utmost significance. तो मैं ये बिल्कुल मानती हूँ, हमारा जो इंडिया में कानून भी है, वो कानून भी यही कहता है कि डॉग्स नीड टू बी स्टेरिलाइज्ड एंड देन दे कैन बी अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी. लेकिन आजकल जो रीसेंट केसेस हो रहे हैं, दैट डॉग बाइट्स हो रहे हैं, डॉग अटैक्स हो रहे हैं ऑन द स्ट्रीट, एज फार एज द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज कंसर्न्ड, मुझे लगता है द ऑर्डर नीड्स टू बी काइंड ऑफ रिकॉन्टेम्पलेटेड. I don't endorse the order in my opinion. But having said that, इसका तरीका थोड़ा और ह्यूमेन होना चाहिए. How to keep dogs, where to keep them, we have to decide on that. Dogs have to be a part of the society. You can't cut them off. It will create a vacuum, right? So we need to learn to coexist in an ecosystem. अब मेरा ऐसा सजेशन है या मेरा ऐसा मानना है कि जो ये स्ट्रे डॉग्स हैं, नाउ सो मेनी पीपल एज अ कम्युनिटी आर कमिंग टुगेदर एंड दे आर सेइंग कि मेरे बच्चे हैं, मैं कैसे करूँगी, मैं ये क्या वो क्या वो क्या. तो आप एक काम कीजिए, आप कॉलोनी वाइज, राइट, द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड एवरी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट शुड मेक इट अ रूल कि जितने भी डॉग्स हैं स्ट्रे डॉग्स, ये सारे वैक्सीनेटेड हो और ये सारे स्टेरिलाइज्ड हो, सारे के सारे. Then they should be allowed to be on the streets, and that is what our law also says on animal cruelty. A. B.
अब जितने लोग पीपल आर कमिंग एंड सेइंग दैट दीज डॉग्स शुड नॉट बी टेकन अवे, आई अग्री विथ यू, डोंट टेक देम अवे, बट हु इज गोइंग टू टेक अकाउंटेबिलिटी? एग्जैक्टली मुद्दे की बात है कि अकाउंटेबिलिटी आप क्या करोगे? एक 6 साल का बच्चा एक स्ट्रे डॉग ने आके अटैक कर दिया, वो मर गया, दैट लॉस द फैमिली विल नेवर फॉरगेट, राइट? सो एज अ कम्युनिटी, सोसाइटी वाइज जैसे हम मेंटेनेंस देते हैं, बिल्डिंग का मेंटेनेंस आ रहा है, पूरी कॉलोनी का मेंटेनेंस आ रहा है, यू मेक अ वेलफेयर फंड फॉर एनिमल्स. गर्मियों में हम चिड़िया के लिए कुछ पानी रखते हैं, यू फीड द काउस, क्योंकि आपके भगवान आपके उसमें वो लिखा है. Likewise, for dogs also, you do a collar. You ensure as a community कि ये vaccinated हैं and they are well taken care of, and then you let them be in the society. And अगर आप ऐसे pods create करना चाहते हैं तो ये बहुत समझने की ज़रूरत है कि dogs एक clustered space में आप उनको भरेंगे, they'll become more aggressive. We need a sustainable step. We need a more humane step. This is like another extreme. बट ये भी नहीं होना चाहिए, जैसे हम लोग अब्रॉड जाते हैं घूमने, हम बड़े प्राउडली इंडिया आके कहते हैं कि यार बिकॉज ऑफ कैटल ऑन द रोड देयर इज अ फुल ब्लोन ट्रैफिक जैम. हम वहाँ जाके बोलते हैं यार एक गाय नहीं दिखती है, सो क्लीन, सो दिस, सो दैट. आप कह रहे हो कि डॉग्स को रहने दो, ensure that there is no litter. As a community, every society wise, ensure that they are taken care of in a proper way. अगर हम honestly, अगर हम as a society ही इन डॉग्स को वेल मेंटेन्ड रखते, द गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ इट, तो ये बात इतनी एक्सट्रीम जाती ही नहीं. सो द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली नीड्स टू एंश्योर कि ये सारे डॉग्स दे आर न्यूट्रर्ड, दे आर स्टेरिलाइज्ड एंड दे आर वैक्सीनेटेड. क्योंकि अगर वैक्सीनेटेड होंगे तो रेबीज की प्रॉब्लम नहीं होगी, नंबर 1. अब आप उनको भर के रख दोगे एक जगह पे, दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल सोल्यूशन एट ऑल. कल को आप काव रख दोगे, परसों को आप हॉर्सेस रख दोगे. अरे दैट्स नॉट हाउ इट्स सपोज टू हैपन. So we need a more humane approach, more sustainable approach. And I definitely do feel that this order should be reconsidered and trust the apex court, trust the Supreme Court to give the deliberation on it. So that's what I feel personally as a dog mother. Let's do something that collectively everybody can coexist. Now it's time for exciting round. Okay. Rapid fire round. All right. So are you ready? Absolutely ready. Bollywood red carpet look या Maldives beach look? Beach look. चाय पे gossip या कॉफी पे business deal? Coffee पे business deal, always. No nonsense. क्लाइंट की तारीफ सुनना या कॉम्पिटिटर को जलता देखना? Competitor को जलता देखना. I am a very fierce, very competitive person. तो मुझे सिर्फ जीतना पसंद नहीं है, मेरे को जीत के चिल्लाना पसंद है. आई लाइक इट. इंस्टा रील पे वायरल होना या न्यूज़ हेडलाइन में आना? न्यूज़ हेडलाइन पे आना फॉर द राइट रीजन, आफ्टर विनिंग अ गुड केस. लाइव ऑडियंस क्वेश्चन एंड आंसर्स या रिकॉर्डेड परफेक्टली एडिटेड इंटरव्यू? लाइव रिकॉर्डेड, बिकॉज बड़ा मजा आता है और लोग क्या क्या पूछते हैं आजकल, इट्स इंटरेस्टिंग. Netflix bench night या mountain trekking adventure? Mountain trekking adventure with my husband. Celebrity client का tantrum handle करना या social media troll का reply देना? Social media troll का reply देना. We are lawyers यार, हम backfire तो बहुत ही अच्छे से करते हैं. Courtroom drama और pageant stage glam? That's a tricky one. Pageant stage glam. लैंडमार्क केस विन और मिस यूनिवर्स क्राउन? अब तो वो गलियां छोड़ आए हैं हम, सो आई विल हैव टू से दैट इट हैज टू बी अ कोर्ट रूम विन. लैंडमार्क जजमेंट. ओवर ड्रेस्ड इन एवरी इवेंट या ऑलवेज अंडर ड्रेस्ड बट कॉम्फी? अंडर ड्रेस्ड बट कंफर्टेबल. सो अब हम बात करते हैं, अगर आपको अपने यंगर सेल्फ को एक एडवाइस देनी हो तो वो क्या होती? हो जाएगा. पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं कब होगा, बट हो जाएगा. लगे रहो, समथिंग विल 110% वर्क आउट. एंड डोंट बी टू
sad if things don't pan out the way you think they should pan out. Trust the bigger picture, and like I said, queens who don't wear the crown are made for the throne. Wait and watch. That's what I feel. पेजेंट इंडस्ट्री में आपने सबसे बड़ी गलतफहमी कौन सी देखी है जो आप बिल्कुल तोड़ना चाहते हो? सबसे बड़ी गलतफहमी है कि बॉस पीपल आर नाइस टू यू, ऐसा कुछ होता नहीं है. पीपल they want to get their stuff done, they want their pictures, they want the shoot done, and after the job is done, टाटा बाय बाय नमस्ते. जितने हंसी खुशी हेलो खेलते खेलते बात करते हैं, it's usually not the same once the screen and the camera is off. अगर आप इन्फ्लुएंसर या एंटरप्रेन्योर ना होते तो आप कौन सी फील्ड में होते? Politics, 100%. तो आई थिंक आप ज्वाइन करोगे इन फ्यूचर. देखो भगवान कहाँ किसकी बैंड बजाना चाहता है, मैं वहीं पे वही मिनिस्टर बनूंगी. एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट और कोलैब जो अभी भी आपकी बकेट लिस्ट में है? अभी भी मेरी बकेट लिस्ट में है. अ ड्रीम कोलैब, सो देर इज this designer, I really love his work. His name is Zuhar Murad, and I personally love very elegant outfits, and unke gowns are so dreamy. I was in Dubai recently and I saw his latest collection, which was very luxe, and I think maybe one day if I ever want to come back to the ramp, it will only be if he gets me as a model on board. Zuhar Murad, that is the dreamiest collab ever. तो कभी आपको लगता है कि फेम के बदले आपने कुछ सेक्रीफाइस किया है? Not at all. तो जब मैंने लॉ स्विच किया था मॉडलिंग से, तो मेरे डैड ने मेरे को एक सवाल पूछा था जिसके वजह से एक्चुअली मैंने स्विच किया था. तो माय फादर आस्क्ड, अनीशा चूज, डू यू वांट मनी एंड फेम और डू यू वांट पावर एंड रिस्पेक्ट? एंड जब मैंने सोचा, आई सेड आई वॉन्ट पावर एंड रिस्पेक्ट. मैं बिल्कुल नहीं टॉलरेट कर सकती हूँ कि कोई फैशन डिजाइनर मुझे आके बोले ओ डोंट वेयर इट लाइक दिस और वॉक लाइक दैट. अपोज हेलो एक्सक्यूज मी, आई गॉट अ ब्रेन ऑफ माई ओन, इट इज ऑन माई ओन बॉडी, आई एम गोना डू व्हाट आई वांट टू डू विथ इट. आई एम नॉट स्पॉइलिंग योर आउटफिट, यू नो. And after one of those experiences with a fashion designer, I decided that I want power and respect. I want people to listen to me because I'm not the type who hears a lot. So that's where I see myself. तो आप अपने ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहती हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी बेनिफिशियल हो? Definitely. I think हम इतना ज़्यादा इस रैट रेस में लॉस्ट हैं. गिव टाइम फॉर योर सेल्फ. उस दिन का वेट मत कीजिए when your mental health goes for a toss. Take a break, take it easy, take it slow, and give time to yourself. Before you want love on Instagram, before you want followers on YouTube, give yourself a day, journal your thoughts, love yourself, and see the love will pour in for you. लवली. अगर आपको अपनी जर्नी का एक टाइटल देना हो तो वो क्या होगा? Against all odds. कुछ भी आ जाए, we will win, we are winning in life, and against all odds, always till the last breath. And that wrap up this amazing episode of H Talks. And Anisha's journey shows us that you can balance profession and passion if you truly believe in yourself. If you like this conversation, don't forget to like, watch and subscribe H Talks for more inspiring stories. Until then, keep chasing your dreams and break barriers.